अंकित और अनु भाई बहन थे। माँ बाप के देहांत के बाद बड़ी बहन अनु ने दिन रात मेहनत करके अंकित की देखरेख की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, दीदी मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, तेरी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत नहीं दीदी, आपकी मेहनत। अगर पापा के निधन के बाद मेरी जिम्मेदारी आप न उठाती तो ये सब नहीं हो पाता। मेरी सफलता सिर्फ आपके बलिदान की वजह से है दीदी। कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई। सीमा बड़े ही चालाकी से अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती थी और खुद अंकित के साथ घुमा फिरा करती थी। वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी, लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था। इसीलिए एक दिन, दीदी मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता, क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के झाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है। हॉल में जोर जोर से कराहने लगती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर अनु हॉल में भागती हुई आती है। क्या हुआ सीमा? दीदी, लगता है मेरी कमर अकड़ गई है। वो क्या है ना, मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत नहीं है ना। मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही तो है, मैं कर लिया करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोझ अनु पर डाल दिया। घर का सारा काम अनु करती थी, फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था। इसलिए एक दिन वो अंकित के ऑफिस से लौटने से ठीक पहले ढेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है। अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूँ, करना तो मुझे ही है ना। अरे दीदी से मदद ले लेती। अच्छा, ताकि सारा जमाना कहे कि भाभी बड़ी ननद से काम करवा रही है। और वैसे भी दीदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो भी हो सिर्फ उनकी वजह से हो, इसीलिए अगर उनके बनाए इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनु को बुलाकर कहा, दीदी ये घर पापा ने बनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर अनु को बुरा तो लगता है, मगर वो दूसरे ही दिन घर का बंटवारा करने के लिए वकील के पास चली जाती है। वहां से लौटते हुए अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो दोनों पैरों से अपंग हो जाती है। अब मजबूरन उसकी पूरी देखरेख सीमा को करनी पड़ती है। एक दिन सारे कामों से थक कर सीमा अंकित से कहती है, अजी सुनते हो, अब मुझसे तुम्हारी ये बहन की सेवा ना होगी। अगर कल तक तुम इसका बंदोबस्त नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में वो कहाँ जाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस कल ये इस घर में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अंकित अपनी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनु को शेल्टर होम में छोड़ आता है। 3 महीने बाद, अजी सुनते हो, ये आपके लिए एक पार्सल आया है, ये लीजिए। अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिट्ठी भी है। दिखाइए तो। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर घड़ी है, लेकिन ये आपको भेजी किसने? पता नहीं, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। आशा करती हूँ ये घड़ी तुम्हें पसंद आएगी। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी दीदी अनु। चिट्ठी पढ़कर अंकित की आंखें भर आती है। मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा। अरे घड़ी भेज तो दी उन्होंने, अब क्यों जाना उनके पास? देखा सीमा, दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है, और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है। तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने, और जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे हमारे घर में मत दिखना। इतना कहकर अंकित अनु को लेने निकल जाता है। वहां पहुंचकर, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई आज तो राखी है, आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? निकल जाओ इस घर से। अरे वाह अंकित, फिर वही गलती कर रहे हो तुम। सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा, आज ये समय माफी मांगने का नहीं है, राखी की तैयारी करने का है। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया के घर भी तो जाना है ना।
ये सुन सीमा अनु के गले लग जाती है। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? आई बड़ी बातें बनाने वाली, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, और अपनी दूसरी बीवी से ये मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी। बढ़िया आई, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की? एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती?
देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली, उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु के बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना। उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकती हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल, माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उससे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो, चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग। अब क्या होगा? मुझे माफ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु, अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है, एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहां जाकर बात की थी और आपको पता है, इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहां पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ। नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है, आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख, सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था। मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे, और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ।
लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं? मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूँ। क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूँ घर बार छोड़कर। अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू, कहाँ है तेरी सास? बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ। वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं। माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहाँ तो वहाँ की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी।